अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अस्थमा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम जो फोर्थ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है मीन के जो अस्थमा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो ये वर्ड है अस्थमा, बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से जो है वो अराइज हुआ है, ठीक हो गया, जिसका मतलब होता है पेंटिंग। अब पेंटिंग बेसिकली क्या है? पेंटिंग हम उर्दू में हाँपने को कहते हैं, हाँपना या तेज तेज सांस लेना। अस्थमा का जो पेशेंट होता है वो क्या करता है? तेज तेज सांस लेता है, ठीक हो गया, और प्रॉपर सांस नहीं ले पाता। जिस तरह से नॉर्मल जो पर्सन होता है वो सांस लेता है, अस्थमा का पर्सन जो है वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता, वो जो है वो तेज तेज सांस लेता है, ठीक हो गया। बेसिकली ऐसा क्यों होता है इसकी हम रीजन डिस्कस करेंगे। अस्थमा बेसिकली जो है वो एक एलर्जी है। अस्थमा बेसिकली क्या है? एक एलर्जी है जिसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मीन के सोजिश हो जाती है, बम हो जाती है, जो है वो किन के अंदर? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। मीन के जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बेसिकली क्या है? हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर ये छोटी ट्यूब्यूल्स हैं जिनसे एयर जो है वो पास होती है। तो ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो छोटी ट्यूब्स हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उनके अंदर सोजिश आ जाती है, और इसी तरह से बहुत ज्यादा म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और जो रास्ता होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, वो क्या हो जाता है? तंग हो जाता है। मीन के जो हवा का रास्ता है जहां से एयर जो हम इनहेल करते हैं, जिन जिन वो पार्ट से गुजरती है, जिन जिन वो रास्तों से गुजरती है, उनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो रास्ते शामिल हैं। तो जब जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जन इंटर होता है। एलर्जन बेसिकली क्या होता है? एलर्जी काजिंग एजेंट। जो एलर्जी काज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। अब जो ये एलर्जी है बेसिकली ये किसकी वजह से होगी? एलर्जेंस की वजह से होगी, ऐसे एजेंट जो कि एलर्जी काज करते हैं। तो एलर्जेंस जब अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो उसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा एलर्जेंस के लिए वैसे ही हसास होती हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। और जब एलर्जन बॉडी के अंदर इंटर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं एलर्जन, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो क्या हो जाती हैं? कंट्रैक्ट हो जाती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने जो है उसकी कॉमन रीजन जो है ये बेसिकली याद रखना है। इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। किन के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं? एलर्जेंस के लिए बहुत ज्यादा हसास हो जाती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाती हैं। तो काजेस बेसिकली हमने काजेस डिस्कस किए हैं अभी कि इसकी काजेस क्या है? बेसिकली एलर्जेंस, वो एजेंट जो कि एलर्जी काज करते हैं। इसमें हमारे पास डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है और जो पोलन्स वगैरह है, ये सारे वो एजेंट हैं जिनको क्या कहते हैं? हम एलर्जेंस कहते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं? एलर्जी काज कर सकते हैं। अब ये जो सारे पार्टिकल हैं हमारी एयर के अंदर मौजूद होते हैं। जब अस्थमा का जो पेशेंट है एयर को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करता है तो ये सारे डस्ट के पार्टिकल हो गए, इस तरह से स्मोक हो गया, परफ्यूम हो गया, पोलन्स हो गया। पोलन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये फ्लावर की सरफेस से जो फ्लावर के जो स्पोर है वो जो है वो बेसिकली ये फ्लावर की सरफेस से एयर के अंदर शामिल होते हैं। और उससे परफ्यूम हो गया, स्मोक मीन के धुआं हो गया, डस्ट वगैरह का जो पार्टिकल है, मट्टी वगैरह के जो ज़रात होते हैं, ठीक हो गया, वो जब एक पेशेंट इनहेल करता है जो अस्थमा का पेशेंट होता है तो उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है इनके अंदर जो है वो ये रिएक्शन काज कर देते हैं। अच्छा, जब ये एलर्जेंस जाके रिएक्ट करते हैं एयरवेज के साथ में, इनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के साथ जब ये जाके रिएक्ट करते हैं तो उनके नतीजे में क्या होता है? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो इमीडिएट और एक्सेसिवली क्या करती हैं? कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मीन के वो जो है वो क्या हो जाती हैं? सुकड़ जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है इसके अंदर। तो इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर। जो पेशेंट है वो नॉर्मल जो है वो सांस नहीं ले पाता, खास तौर पे रात के वक्त, और जब वो कोई हार्ड वर्क करता है तो उस वक्त नॉर्मली वो सांस नहीं ले पाता। और इस तरह से विजिंग होती है। विजिंग बेसिकली क्या है? खरखराहट। मीन के जब वो सांस लेता है तो जो है वो खरखराहट सी पैदा होती है, हल्की हल्की आवाज आती है। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथ आउट। जो मीन के जो पेशेंट है जब वो सांस को बाहर निकालेगा तो जो है वो सीटी की आवाज पैदा होगी, जैसे कफ होती है, खांसी होती है, और चेस्ट टाइटनेस, दबोचे जाने का एहसास। मीन के जो चेस्ट रीजन है वहां पे इस तरह का एहसास पैदा होता है कि जो है वो किसी ने दबोचा हुआ है या किसी ने उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाई हुई है। और जैसे ट्रीटमेंट इसकी क्या है? इसमें हम ऐसे केमिकल लेते हैं, बेसिकली ये केमिकल इनहेलर के जरिए इनहेल किए जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये केमिकल कैसे होते हैं? बेसिकली ये वो केमिकल होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डायलेट करने की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को। देखें इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, वो सुकड़ जाती हैं। तो इसके लिए ऐसे केमिकल इनहेलर की फॉर्म में इनहेल किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को ओपन कर देते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली जो अस्थमा है वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी रीजन देखी, फिर उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। लास्ट पे हमने जो वो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो लास्ट पे हम थोड़ा सा अब एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो एलर्जी है वो क्यों होती है या कैसे होती है? अब देखें, एलर्जी की डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे से जो अस्थमा है ये हमारे लंग्स के अंदर होती है, लंग्स के अंदर एलर्जी होती है, और इस तरह से हमारी स्किन के अंदर भी एलर्जी हो सकती है, हमारे डिफरेंट पार्ट के अंदर जो दूसरे हमारे ऑर्गन है उनके अंदर एलर्जी हो सकती है। बेसिकली जो एलर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारे इम्यून सिस्टम के फॉल्ट की वजह से होती है।
एलर्जी में बेसिकली क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। बाज लोगों के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली कुछ ऐसे सब्सटेंस को जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस के तौर पर लेता है, जो कि एक्चुअली हार्मलेस होते हैं। मीन के इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता और इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे सब्सटेंस को जिनकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, जो कि गैर नुकसानदार केमिकल्स होते हैं, उनको नुकसानदार केमिकल के तौर पर लेता है और इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट जो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। जैसे अस्थमा के अंदर क्या होता है कि जब ये पोलन्स वगैरह ये एक्चुअली हार्मलेस सब्सटेंसेस है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। जब ये बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो इम्यून सिस्टम समझता है कि कोई जो है वो हार्मफुल केमिकल, मीन कि कोई डेंजरस कोई खतरनाक केमिकल बॉडी के अंदर इंटर हो गया और इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पांस पैदा करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये रिस्पांस पैदा करता है इम्यून सिस्टम, तो इस रिस्पांस में बहुत सारे ऐसे केमिकल इम्यून सिस्टम पैदा करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी केमिकल होते हैं। जैसे हिस्टामिन, ये एक केमिकल है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम जो क्रिएट करता है अगेंस्ट द रिस्पांस ऑफ दीज हार्मलेस केमिकल। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। कंसीडर करें कि एक जो है वो पेशेंट है, एलर्जी का एक पेशेंट है, और उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो अलर्जेंस हैं वो इंटर होते हैं। अभी हमारे पास अलर्जेंस हैं डस्ट, पोलन या फिर स्मोक वगैरह, ये एक पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं। इंटर जो ही ये बॉडी के अंदर इंटर होंगे तो जो पर्सन है उसका जो इम्यून सिस्टम है, मीन के उसके जो डब्ल्यूबीसीज हैं फौरन से एक्टिव हो जाएंगे और इन केमिकल को हार्मफुल केमिकल के तौर पर लेंगे और इनके अगेंस्ट जो रिस्पांस पैदा करना स्टार्ट कर देंगे। और रिस्पांस में जो डब्ल्यूबीसीज हैं या जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, हिस्टामिन जैसे केमिकल जो प्रोड्यूस करेगा। अब हिस्टामिन बेसिकली क्या है, ये एक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है और साथ हिस्टामिन जो है वो वेजो डायलेशन भी कराता है। वेजो डायलेशन क्या होती है, ब्लड वेसल का डायलेट हो जाना, ठीक हो गया। तो जहां पे ये डस्ट वगैरह के पार्टिकल, मीन के जो अलर्जन वगैरह हैं बॉडी के अंदर इंटर हो रहे होंगे, वहीं पे डब्ल्यूबीसीज जाएंगे और हिस्टामिन जैसे केमिकल वहां पे प्रोड्यूस कराएंगे और हिस्टामिन जैसे केमिकल की वजह से वहां पे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इस तरह से वहां पे वेजो डायलेशन हो जाएगी। मीन के उस एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डायलेट कर जाएंगे और जब ब्लड वेसल डायलेट करेंगे तो उस एरिया के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड के फ्लो के ज्यादा होने की वजह से वो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो एलर्जी जब होती है तो उसके अंदर बेसिकली यही दो सिम्टम्स जो है वो कॉमन नजर आती हैं। एलर्जी के अंदर अलबत्ता पेन वगैरह भी होता है। तो एलर्जी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और क्या होता है, जो एरिया है वो क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन और ये एरिया रेडिश बेसिकली क्यों होता है, ये इम्यून सिस्टम की वजह से होता है ऐसा। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर जब ये एलर्जन वगैरह इंटर होते हैं तो नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी रिस्पांस पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से नॉर्मल पर्सन के अंदर एलर्जी इन पार्टिकल की वजह से नहीं होगी। बेसिकली ये जो अलर्जेंस हैं ये हमारे पास नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं और नॉर्मल पर्सन्स के लिए इनको हम अलर्जेंस नहीं कहेंगे। तो अलर्जन जस्ट ये उन पर्सन्स के लिए हैं जिनके अंदर ये एलर्जी काज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के अंदर या जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके अंदर इनकी वजह से एलर्जी नहीं होती, तो उनके लिए ये एलर्जेंस नहीं है। तो ये एलर्जन जस्ट उन पर्सन्स के लिए हैं जिनके अंदर ये क्या काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं। तो एलर्जी बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस जो है उनको हार्मफुल केमिकल के तौर पर लेता है और उनके अगेंस्ट रिस्पांस पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी पॉइंट या कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।